अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिमसिम टीवी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद। और फाइनली इंडिया हैज़ वन द टेस्ट मैच, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच। इंडिया हैज़ कम बैक फ्रॉम बिहाइंड येट अगेन। लास्ट 3-4 दफ़ा से जब वो इंडियन कंडीशंस में, अपने होम कंडीशंस में हारे हैं, तो उसके बाद उन्होंने कम बैक किया एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट कम बैक स्टोरी और बहुत बेहतरीन कम बैक हुआ। लेकिन अगर पिन पॉइंट करें एक ऐसे बंदे को जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ, एंड राइटली सो, वो बुमराह, जसप्रीत बुमराह। इस बंदे की वजह से पॉसिबल हुआ। लेकिन आप नहीं भूल सकते दो और बंदों को। द डबल सेंचुरी इन द फर्स्ट इनिंग्स, जायसवाल, उन्होंने उस टाइम पे डबल सेंचुरी की। और ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस, जैसे कि राहुल द्रविड़ ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में ये बात की है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस ने उनको मैच जितवाए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ने। तो ये बिल्कुल सच बात है। और ये स्पेशली पाकिस्तान फैंस को, हम पाकिस्तानी फैंस को ये समझने की भी ज़रूरत है कि हम लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि टीम इकट्ठी होकर चलेगी तो ही हम जीत सकते हैं। मैच विनर्स जो है वो ओवररेटेड हैं, ये चीज़, मैच विनर्स का कॉन्सेप्ट, और वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। अब आप यहाँ देखें पहली इनिंग्स में जायसवाल ने 200 किया, जब दूसरे किसी भी बैट्समैन ने 35 भी नहीं किया। सेकंड हाईएस्ट, सेकंड बेस्ट शुभमन गिल का था, हु स्कोर्ड 34। स्टिल इंडिया स्कोर्ड 396 एंड मोर देन 50% जायसवाल ने किया। अगर वो ना करते तो इंडिया बहुत बुरी पोजीशन में होता और शायद टेस्ट मैच यकीनन हार जाता। दूसरी इनिंग्स में जब इंडिया को ज़रूरत थी रन्स करने की, तो वहाँ पे शुभमन गिल ने 100 किया, और उस इनिंग्स में किया जहाँ दूसरे किसी भी बैट्समैन ने 50 भी नहीं किया। सेकंड बेस्ट, सेकंड हाईएस्ट अक्षर पटेल का था, जिन्होंने 45 किया। उसके बाद अगर आप बॉलिंग में देखें, जसप्रीत बुमराह ने इस टेस्ट मैच में जो स्पेल्स किए, तीन स्पेल्स, और आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले ऑफ बॉलिंग, यानी स्पिनर्स को पीछे छोड़ा हुआ। ये 2 टेस्ट मैच हुए हैं, इनकी 4 इनिंग्स में जसप्रीत बुमराह इज़ एवरेजिंग बेटर देन द इंडियन स्पिनर्स। स्टैट्स उनके बेहतर हैं। किसी भी इंडियन स्पिनर ने इन 4 इनिंग्स में एक भी दफ़ा 4 आउट नहीं किए, कोई 4 विकेट हॉल नहीं है। जसप्रीत बुमराह ने एक दफ़ा 4 आउट किए, एक दफ़ा 6 आउट किए इस टेस्ट मैच में, और सेकंड इनिंग्स में भी 3 for 46 उनके किसी भी स्पिनर्स के फिगर से बेहतर है, जो अश्विन ने 3 for 68 हासिल किए। सो जसप्रीत बुमराह की ब्रिलियंस, इंडिविजुअल ब्रिलियंस, जो राहुल द्रविड़ ने कहा, वो बिल्कुल ठीक बात है कि जायसवाल और गिल और शुभमन गिल ने जिस तरह कम बैक किया, जिस अभी क्रिटिसिज्म और अंडर प्रेशर थे वो, उसमें उन्होंने जो कम बैक किया, दैट हैज़ बिन ब्रिलियंट। इसी तरह जायसवाल ने जो इनिंग्स खेली है, और ये 96 के बाद पहली दफ़ा हुआ कि इंडिया के 2 ऐसे बैट्समैन ने 100 किया जिनकी दोनों की एज अंडर 25 है। और ये लास्ट टाइम हुआ था 96 में, तब भी एक लेफ्ट हैंडर था सौरव गंगोली और एक राइट हैंडर था सचिन तेंदुलकर, और आज जायसवाल और शुभमन गिल है। तो ये इंडिया के टैलेंट का, इंडिया की डेप्थ का बैटिंग में बताता है। बेस्ट चांस था इंग्लैंड के पास इंडिया को हराने का, क्योंकि उनकी वीकेस्ट 11 थी जो इस सीरीज़ में होगी, अब नहीं होगी। ये चांस उन्होंने गंवा दिया, ये मौका उनसे मिस हो गया, क्योंकि आगे बिग गन्स, द बिग प्लेयर्स आर रिटर्निंग। विराट कोहली आएंगे, केएल राहुल भी आएंगे, मे बी जडेजा आगे जाके हिस्सा बनेंगे सीरीज़ का। सो जो बड़े नाम हैं वो वापस आएंगे। ये वीकेस्ट 11 थी, और जो बातें हो रही थी कि जो रूट के रन्स पूरी इंडिया की बैटिंग 11 से बेहतर थे, इंडिया की स्क्वाड से ज़्यादा थे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया की इस इनएक्सपीरियंस टीम ने मैच जीत लिया और 1-1 कर दिया सीरीज़ को लेवल कर दिया। इंग्लैंड की बॉलिंग में इनएक्सपीरियंस नज़र आया, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। जहाँ मुझे लगता है बैटिंग में वो हारे, बेन स्टोक्स ने जैसा कहा कि उनको एंड तक ये यकीन था कि वो चेस कर सकते हैं, 400 हो सकता था। अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने जो सबसे पहले क्रिटिसाइज़ किया है वो जो रूट पे किया, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता कि जो रूट ने एंटायर मोस्ट ऑफ द डे 3 वो फील्ड से बाहर गुजारा, क्योंकि उनकी जो सीधे हाथ की, दाएं हाथ की उंगली थी, छोटी उंगली, वो शदीद ज़ख्मी हो गई थी। और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की थी, वो लग रहा था कि वो ज़्यादातर विकेट पे खड़े नहीं हो सकते, इसलिए वो इसी तरह खेलना चाह रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स वो इंग्लैंड के टारगेट में से वो कर दें और उनको फ़ायदा हो। तो खेल तो वो अच्छा रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है 1 shot too many और ही गॉट आउट। लेकिन उनको किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। बेसबॉल की अप्रोच में सब ऐसे ही खेलते हैं वो लोग, और जो रूट ने भी अपनी गेम को तब्दील ज़रूर किया, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि उनकी गेम बड़ी डेंट पड़ा है, उनको बड़ा इफेक्ट पड़ा है, उनको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो रूट की बेसबॉल के दौर में, यानी जब से मैकलम कोच बने और बेन स्टोक्स कप्तान बने हैं, जो रूट की एवरेज आज से पहले 4th इनिंग्स में वाइल चेजिंग 120 की थी, और इंग्लैंड ने जो मैचेस जीते हैं वाइल चेजिंग, उसमें जो रूट की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। और आज अगर वो फिट होते, उनकी उंगली पूरी तरह फिट होती, तो शायद वो मैच ले के जाते
अपनी नेचुरल गेम भी खेलते, जो लोग कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन वो कैसे खेलते, वो इंजर्ड थे। अगर वो अपनी नेचुरल गेम खेलते तो यकीनन वो मैच ले जाते। वो बैटिंग के लिए आए, यही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक टाइम पे कल ये खबरें आ रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद जो रूट बैटिंग भी ना कर सकें, फिर भी वो आए टीम के लिए और उन्होंने जो कर सकते थे उसमें किया। जैक क्रॉली ने बहुत अच्छी बैटिंग की, अनदर 70, दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छे खेले इंग्लैंड की तरफ से इस मैच में, द स्टैंड आउट प्लेयर। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे कि एक DRS कॉल, उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। बेन स्टोक्स का भी यही कहना है कि शायद अनलकी रहा इंग्लैंड, अनलकी रहे हैं हम, वो डिसीजन हमारे फेवर में नहीं गया। इस पर बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी है, और जैसा कि बेन स्टोक्स ने भी कहा टेक्नोलॉजी है लेकिन इसमें भी गलतियां हो सकती हैं, और इसीलिए अंपायर्स कॉल है। ये 100% जो है टेक्नोलॉजी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि जब बॉल दिखाया कि पिच हुई है तो वो लेग स्टंप पे थी, लेकिन उससे पहले ये लग रहा था कि बॉल आगे चली जाएगी। अब इस पे खैर ये ऐसे डिसीजंस हैं जो मैचेस में हो जाते हैं, सीरीज़ में हो जाते हैं। और बेन स्टोक्स ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक रीज़न नहीं थी जिसको पिन पॉइंट करके ये कहा जाए कि इंग्लैंड इस वजह से हार गया था। बेन स्टोक्स भी रन आउट हो गए, वहाँ इंग्लैंड को बड़ा नुकसान हुआ। जैसा उन्होंने कहा कि उनको समझ नहीं आई, हमें भी समझ नहीं आई कि वो क्यों नहीं तेज़ भागे। ब्रेन फेड मोमेंट था, जैसा कि स्टोक्स ने भी कहा कि मुझे नहीं पता कि उस 2 मिनट में 2 सेकंड में मुझे क्या हुआ था कि मैं लेट हो गया और मुझसे मैं कोशिश कर रहा था, जैसा आप ख्वाब में भागने की कोशिश करते हैं आपसे नहीं भागा जाता, तो वो वाला सीन था उन्होंने कहा। और एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि मेरे साथ यही हुआ, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नहीं भागा। बेन डकेट और क्रॉली ने उनको बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, आउटस्टैंडिंग उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप जा रही है। हॉली पॉप का जो कैच पकड़ा रोहित शर्मा ने, गलत बॉल पे उन्होंने कट मारा। अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की आज और फ़ायदा भी हुआ उनकी अप्रोच से। जो रूट अटैक कर रहे थे तो अश्विन को विकेट, उनकी भी विकेट मिली, लेकिन रोहित शर्मा ने आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा, बहुत अच्छा कैच पकड़ा रोहित शर्मा ने। वो ऐसा कैच था कि क्रेडिट उस विकेट का रोहित शर्मा को जाता है ज़्यादा। अच्छी फाइट बैक देखने को मिली इंग्लैंड की तरफ से, जाहिर है फाइट बैक का आंसर उन्होंने पैदा कर दिया है, मैकलम और स्टोक्स ने इंस्टिल कर दिया हुआ, वो तो चीज़ एंड तक नज़र आई है। हार्टली और बेन फोक्स अच्छा डटे रहे हैं, बैटिंग ब्रिटल होने के बावजूद अच्छा उन्होंने फाइट ज़ाहिर किया। लेकिन जो रूट क्योंकि एक तो इंजर्ड हैं, फिर इस सीरीज़ में भी तो कुछ नहीं कर सकते, आखिरी 3 मैचेस में वो ड्यू हैं, उनको रन्स करने पड़ेंगे। और बेन स्टोक्स भी पहले 2 मैचेस में ज़ाहिर है वो कर रहे थे, वो भी नहीं कर सके। एक बड़ी इनिंग्स मिस हुई, जैसे ओली पॉप ने 196 की खेली थी, चेजेबल था, लेकिन मैंने जैसा कि कल आपको कहा था कि अगर इंडिया अच्छी बॉलिंग कर गया, स्पेशली कुलदीप यादव ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी विकेट, जो बंदा खड़ा हुआ था इंडिया की जीत और इंडिया के दरमियान, जैक क्रॉली, उसकी विकेट उन्होंने ली। सो ओवरऑल इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी, मुकेश कुमार को अपनी आउट किया, पहली विकेट ली। सो ओवरऑल क्लिनिकल विन इंडिया के लिए, क्योंकि 100 रन से ऊपर से जीते। बेहतरी आ सकती है, जैसे कि रोहित शर्मा ने भी कहा कि बैटिंग में बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। फिर भी अगर मैं इसको समअप करूं, सो इट वाज अ क्लिनिकल विक्ट्री, 100 रन अबव से आराम से जीती है। बीच में फेजेस आए हैं, लेकिन टेस्ट मैच की यही ब्यूटी है कि आप छोटे छोटे फेजेस में अगर आप डोमिनेट कर जाएं तो ओवरऑल टेस्ट मैच आपके हक में चला जाता है। और इंडिया ने उन क्रूशल मोमेंट्स में बहुत अच्छे से डोमिनेट किया है। जसप्रीत बुमराह लेकिन एक वाहिद फैक्टर कह सकते हैं जो उनको मैच में और सीरीज़ में वापस लाया। 396 पे उनको आउट करके इंग्लैंड 125 for 2 वेल प्लेस थे, और उसके बाद उस स्पेल ने डेंट किया इंग्लैंड को, 143 की लीड लेके दी, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। सो बहुत मज़ेदार मैच था ओवरऑल, बहुत मुबारक हो इंडिया को, बहुत अच्छा मैच था। मैं फिर ये कहूँगा कि इंग्लैंड जीत सकता था, और अगर जो रूट फिट होते तो जिस तरह रोहित शर्मा ने उस वक्त फील्ड खोली हुई थी, रोहित शर्मा की कप्तानी इतनी मुझे फिर से इम्प्रेसिव नहीं लगी, बेहतर थी, थोड़ी बेहतर थी। लेकिन जब इंग्लैंड अटैक कर रहा था, जब जो रूट भी आए और उससे पहले भी, तो उन्होंने फील्ड इतनी ओपन करके दी थी कि जैक क्रॉली और ओली पॉप आराम से सिंगल्स ले रहे थे, ओपन फील्ड कर दी थी। केविन पीटरसन ने भी ये बात बार बार की है कि आप क्यों फील्ड को ओपन करके उनको मतलब वो इजी रन्स दे रहे हैं, आप उनको चैलेंज करें कि वो आपके फील्डर्स को पार करें, हिट मारें बाहर। तो जब जो रूट आए हैं अगर वो फिट होते, वो उस वक्त ऐसी फील्ड प्लेसिंग थी कि आराम से सिंगल्स और डबल्स हो रहे थे। तो जो रूट अगर अपनी नेचुरल गेम खेल सकते ना आज, तो ये मैच इंग्लैंड ने जीत जाना था। उनके अराउंड बैटिंग करनी थी सब ने, जैसे क्रॉली के अराउंड कर रहे थे, और क्रॉली के आउट होने के बावजूद अगर रूट खड़े रहते तो इंग्लैंड ये मैच शायद जीत जाता। तो रोहित शर्मा की कप्तानी में ये चीज़ नज़र आती है कि अगर यहाँ बेन स्टोक्स होते कभी भी वो फील्ड इस तरह ना खोलते, क्योंकि अभी 200-250 रन पड़े थे। ये तो इंग्लैंड की अप्रोच थी कि वो अटैक कर रहे थे, उन्होंने कहा था हमने आज ही चेस करना है 60-70 ओवर्स में, तो वो इस तरह आउट हो गए। और इसलिए ये जो मार्जिन ऑफ विन है वो 100 से अबव का है, और बहुत बेहतर लग रहा है, लेकिन ये कम हो सकता था और इंडिया मैच भी हार सकता था। तो रोहित शर्मा की कप्तानी पे खैर बात हो सकती है, लेकिन ही हैज़ वन द टेस्ट मैच, सो
क्रेडिट टू हिम, क्रेडिट टू टीम इंडिया। अब सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो गई। अभी तो इंग्लैंड जा रहा है अबू धाबी एक हफ़्ते के लिए और 10 दिन बाद अब टेस्ट मैच है 15 को। सो देखते हैं कि आगे क्या स्ट्रेटजी होती है इंग्लैंड की कम बैक करने की। एंडरसन बॉल वेल, उसको मेरा ख्याल है उनको कंटिन्यू करना चाहिए। और जैक लीच अगर आते हैं तो एक यंग स्पिनर रेहान अहमद या शोएब बशीर में से एक बाहर बैठेगा। इंडिया के लिए देखना होगा कि क्या विराट कोहली अब वापस आते हैं, केएल राहुल वापस आते हैं। अगर ये दोनों वापस आते हैं तो जो नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि एक तो रजत की जगह आ जाएंगे, दूसरा इंडिया किसे रिप्लेस करता है वो इस वक्त तो केस भारत ही नज़र आ रहे हैं। जैसा कि ड्रेविड ने उनको पिन पॉइंट करके भी कहा कि भारत ने कीपिंग बहुत अच्छी की, नो डाउट बैटिंग भी बेहतर की, लेकिन बहुत बेहतर कर सकते थे। जहाँ कोलैप्सेस हुए वहाँ वो खड़े हो सकते थे, अपनी विकेट लूज़ ना करते, थ्रो ना करते। सो जब केएल राहुल प्लेइंग 11 में आएंगे तो वो कीप करेंगे विकेट्स, रजत की जगह विराट कोहली आ जाएंगे। सो इंडिया की टीम जो है वो मज़ीद मजबूत हो जाएगी। और अगर जडेजा सीरीज़ के किसी हिस्से में आगे आ जाते हैं, तीसरे नहीं तो चौथे मैच में, चौथे नहीं तो पाँचवें मैच में, तो इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 होने वाली है। और अब इंग्लैंड के लिए चीज़ें आसान नहीं, मज़ीद मुश्किल ही होंगी। ये सबसे आसान तरीन स्टेज थी, ये वाली टीम को हराने का बेहतरीन मौका था, सीरीज़ का बेहतरीन मौका था, सुनहरा तरीन और ईजीएस्ट तरीन मौका था। वो इंग्लैंड ने लूज़ कर दिया, गवा दिया। अब जो इंडिया की टीम थी ये सबसे इनएक्सपीरियंस टीम थी और इसको हराना थोड़ा कह सकते हैं आप थोड़ा आसान था क्योंकि मेन प्लेयर्स मिस कर रहे थे। लेकिन अब इंग्लैंड के लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उनके जो बिग प्लेयर्स हैं, बिग गन्स, दे आर रिटर्निंग। सो लेट्स सी कि इंग्लैंड कैसे टैकल करता है। Congratulations to India. The series is truly alive. 1-1. India has leveled the series 1-1. So फिर मिलेंगे नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपने भी ये टेस्ट मैच उतना एंजॉय किया होगा जितना हमने किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मैच देख के। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगला मैच आपकी क्या पेशगोई है कि अगला मैच कौन जीतेगा। फिर मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखें। सिमसिम टीवी से अल्लाह हाफ़िज़।